मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 7 की पुस्तक का चैप्टर 14 लेके आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को कक्षा 7 के काफी चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज ये 14 नंबर का चैप्टर है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मित्रों, ये आप लोगों के रीट का जो एग्जाम होता है सेकंड लेवल एसएसटी का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं सरकारी फील्ड के, उसमें लगभग राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित जो पुस्तकें हैं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित पुस्तकें हैं, वह अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मित्रों, अपन चलते हैं चैप्टर 14। इसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा वह डायरेक्ट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खुशी होती है, और खुशी होती है तो मैं और ज्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काफी दुखी होता है मन की मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, चलते हैं अपन। अपने पास ये टॉपिक है, 14 नंबर का चैप्टर है, हर्षवर्धन के बाद का भारत। देखें मित्रों, अपन चलते हैं। हर्षवर्धन के बाद का समय हिंदुस्तान में परिवर्तन का समय था। व्यापार तो पहले से ही चल रहा था। अब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को आना जाना पड़ा। साथ ही साथ इस समय उत्तर भारत में एक नए समुदाय का उदय हुआ, जिसे राजपूत के नाम से जाना जाता है। एक बात याद रखिएगा मित्रों कि राजपूत जो उदय होता है वह हर्षवर्धन के बाद होता है, इस बात को याद रखना। राजपूत राजा का पुत्र, राजपुत्र, यह नाम उन योद्धाओं के लिए इस्तेमाल होने लगा जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत राजाओं और सामंतों के लिए तो इस्तेमाल होता ही था, इसका प्रयोग सेनापति और साधारण सैनिक के लिए भी होता था। यह समुदाय सारे उत्तर भारत में फैला था। हर्ष के बाद के भारत में जो अनेक शासक हुए, वे अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए लगातार आपस में लड़ते रहे। इन लड़ाइयों में राजपूत सैनिक हर पक्ष के लिए काम करते थे। राजपूतों की वीरता का बखान चारण कवियों एवं अन्य साहित्यकारों द्वारा प्रचुर मात्रा में किया गया। राजपूताने में राजपूत घरानों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। जिसका इलाका बड़ा जिसका इलाका बड़ा वह राजा बन गया, जो और बड़ा और बलवान वह महाराजा कहलाने लगा। राजा महाराजा के क्षेत्र में अनेक सामंत होते थे। कुछ सामंत अपने इलाके के ही मूल निवासी होते थे, कुछ को राजा किसी इलाके में भूमि देता था। सामंतों को राजा की सेवा करने के एवज में जमीन व उपहार मिलते थे। यदा कदा ही किसी को तनख्वाह दी जाती थी। इस तरह तनख्वाह के बगैर भूमि और उपहार के आधार पर काम करने वाली व्यवस्था को इतिहासकारों ने सामंतवादी व्यवस्था नाम दिया। इस बात को याद रखना। मध्यकाल में यह व्यवस्था दक्षिण भारत में भी थी। इसी तरह से राज का चलाने का तरीका यूरोप में भी देखा गया, परंतु यूरोपीय सामंतवाद और हिंदुस्तान में होने वाली सामंती व्यवस्था में काफी अंतर था, जिसके बारे में आगे कक्षाओं में जानकारी मिलेगी। सामंत अपने अधीन इलाके से किसानों से कर वसूल करते, व्यापारी मार्गों को खुला रखते और आवागमन करने वाले व्यापारियों से कर वसूल करते। राजा को अपनी निष्ठा और राजभक्ति दिखाने के लिए नियमित रूप से उपहार भी देते। इन सब के बदले राजा अपने सामंतों का आदर करता और तथा कोशिश करता कि उनके साथ उनके पारिवारिक संबंध रहे। पर यदा कदा राजा और सामंतों के बीच मनमुटाव भी आ जाता, कभी उत्तराधिकार को लेकर तो कभी राजस्व की हिस्सेदारी को लेकर। हिंदुस्तान के सामंतों के अपने श्रेष्ठ राजा महाराजा से संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे। सामान्यतः सामंत श्रेष्ठ राजा महाराजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे, स्थानीय इलाके का प्रशासन चलाने में मदद करते और कभी कभी उन्हें न्याय देने का अधिकार भी दिया जाता। पर अधिकतर गंभीर मामलों का निपटारा राजा के न्यायालय में ही होता था। सामंत गंभीर मामलों में अपने स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। व्यापारी, साधारण किसान और
साधारण जनता आसानी से राजा के पास न्याय की गुहार लगा सकते थे। सामंत के खिलाफ शिकायत भी की जा सकती थी और लोगों की अपेक्षा अपेक्षा रहती कि राजा उन्हें बेहतर गुणवत्ता का न्याय प्रदान करेगा। राजा की सामाजिक और सांस्कृतिक वेदता स्थापित करने में राजा का समर्थन करने वाले ब्राह्मणों का बहुत हाथ रहता था। अतः अंत में राजा का पुरोहित और अन्य ब्राह्मण ही यह तय करते थे कि राजा ने जो कदम उठाए हैं वे सही हैं या गलत हैं, धर्मानुसार है या नहीं है। राजा का धर्मानुसार काम करना बड़ा जरूरी था। उसके पुरोहित और अन्य ब्राह्मण यह निश्चित करते कि धर्मानुसार कार्य क्या होता है। आमतौर पर राजा के राज्य में उनके परिवार का एक इष्ट देव होता था। मेवाड़ मेवाड़ में तो शासन ही इष्ट देव श्री एकलिंग नाथ के नाम से चलाया जाता था। ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि प्रदान की जाती थी और इस पर कोई अनुदान नहीं लगता था। क्लियर हो गई बात मित्रों। राजा और उसके सामंतों का एक प्रमुख कार्य राहगीरों को सुरक्षा प्रदान करना। अधिकांश राहगीर व्यापारी होते। व्यापार से ही राज का चलाने के लिए राजस्व मिलता। स्थानीय रास्तों पर सुरक्षा स्थापित करना, विधि व्यवस्था कायम रखने का काम राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी करते थे। राजस्थान के इलाके में गुर्जर, मीणा, अहीर, जाट और भील इस तरह की सुरक्षा प्रदान करने वालों में प्रमुख थे। चारण कवियों और साहित्यकारों ने जितना गुणगान राजपूतों की बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा का किया उतना अन्य के बारे में नहीं किया। अन्य समुदायों पर इतने काव्य नहीं रचित हुए जितने राजपूतों पर हुए। इतिहासकारों ने भी शायद इसी कारण से अन्य समुदायों के बारे में इतना नहीं लिखा। एक समय में गुर्जरों का प्रभुत्व पश्चिम भारत में बड़े हिस्से पर था। कई इतिहासकार पश्चिमी भारत को गुर्जर राष्ट्र के नाम से भी पुकारते हैं। 10वीं सदी तक बंगाल को छोड़ लगभग सारे उत्तर भारत में गुर्जर समुदाय का बोलबाला था। 8वीं सदी में जब अरब आक्रमणकारी सिंध नदी के तट पर आए तो उन्हें गुर्जर प्रतिहारों ने रोका। सन 738 में उमैयद खलीफा की सेना को गुर्जर प्रतिहार सेना ने सिंधु नदी से आगे बढ़ने से रोक दिया। अरबों को रोकने वाला शासक नागभट्ट प्रथम, ये भी याद रखना, उसने अपना प्रभुत्व समस्त मालवा, राजपूताना और गुजरात तक फैलाया। उसके वंशज गुर्जरों के प्रभुत्व को बंगाल की सीमा तक ले गए। अब कन्नौज इनका प्रमुख शासन शहर बन गया। 10वीं सदी में दक्षिण से राष्ट्रकूटों ने गुर्जरों के इलाके में प्रवेश कर उन्हें हराया। सन 963 में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर हमला करके शहर नष्ट कर दिया। आने वाले सालों में गुर्जर प्रतिहार के मातहत सामंत जागीरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र तौर पर स्थापित करना शुरू कर दिया। वे क्षेत्र जो वर्तमान राजस्थान बनाते हैं, इसके सामंत अब अपने खुद के लिए राज काज चलाने लगे, न कि किसी बड़े सम्राट के लिए। राजपूताना में गुहिल, चौहान, गुजरात में चालुक्य या सोलंकी, मालवा में परमार या पंवार वंश मजबूत हो गए। ये आप लोगों के सामने मित्रों कन्नौज त्रिदलीय संघर्ष का बाकायदा नक्शा बना हुआ है, भारत का नक्शा है, जिसमें बताया गया है कि कन्नौज के आधिपत्य के लिए जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ था वह किन किन के मध्य में हुआ था। तो ये अपने पास ये कन्नौज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तरफ तो मित्रों गुर्जर प्रतिहार थे, एक तरफ राष्ट्रकूट थे और एक तरफ पाल थे। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ वह किन किन के मध्य में हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों के मध्य में तथा पाल के मध्यों के अंदर ये संघर्ष होता है। और ये कब होता है? 750 से 900 ईस्वी के मध्य में होता है। लगभग 150 से 200 साल लगातार चला है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है बात मित्रों? 11वीं सदी का भारत।
आंतरिक व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए व्यापारी गाड़ियों तथा पशुओं का कारवां या कतार बनाकर चलते थे। पशु, जड़ी बूटी, मछली का तेल, गन्ना आदि का व्यापार प्रमुखता से होता था। खेती राज्य की आय का प्रमुख साधन थी। याद रखना, खेती राज्य की आय का प्रमुख साधन थी। साधारण वर्ग की स्त्रियां खेतों पर मजदूरी करती थी। सूत कातने का काम स्त्रियों का ही था। दैनिक व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्व काल की भांति व्यापारिक श्रेणियां करती थी। चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में अधिकांश लोग गांवों में रहते। गांव आत्मनिर्भर होते थे। उत्पादन स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होता। व्यापार व विनिमय के लिए अतिरिक्त खेती नहीं करनी पड़ती। सीमित उत्पादन और अनाज के व्यापार के अभाव से सिक्कों का प्रयोग में कमी आई तथा अनेक प्रकार के स्थानीय बांटों और नापों का प्रचलन बढ़ा। सामंतों के लिए यह जरूरी था कि लोगों पर अपना प्रभुत्व दर्शाने के लिए वे शानदार तरीके से रहते हुए दिखें। अतः अब महल अत्यधिक खूबसूरत और अलंकृत बने। आय का एक बड़ा हिस्सा भव्य मंदिरों के निर्माण और उनके रखरखाव में व्यय होने लगा, जिनके लिए वे खूब दान देते। इस प्रकार भूमि से प्राप्त होने वाली आय अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती। इससे कृषक और राजा दोनों की आर्थिक स्थिति दुर्लभ हो गई। बाजार आम तौर पर सप्ताह में एक दिन ही लगता। गांव में पैदा की गई वस्तुओं की यहाँ बिक्री होती। हाट में दोनों प्रकार के व्यापारी आते, बड़े और छोटे। संभवतः छोटे व्यापारी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते और बड़े व्यापारी वहां से सामान खरीद कर लाते थे जहां वस्तुओं का उत्पादन होता था। बड़े व्यापारी अपना माल छोटे व्यापारियों को बेच देते थे। व्यापारी माल ढोने के लिए बैलगाड़ी, मजदूर, नावें, जहाज किराए पर लेते थे। इस इस समय वस्तुएं ज्यादातर रोज काम में आने वाली होती थी, जैसे दूध, दही, घी, शहद, लाख, गरम मसाले, शराब, मांस, पका हुआ चावल, तिल, कंबल, पशु आदि। दूर दराज के स्थानों से भी माल साप्ताहिक हाट में बिकने के लिए आता। कस्तूरी, केसर हिमालय प्रदेशों से, हाथी पूर्व के प्रदेशों से, दक्षिण बिहार से सोना, तांबा, लोहा और अभ्रक, संभवतः सोना मैसूर से आता। इस काल में कपड़े बनाने का काम काफी उन्नति कर चुका था। अमरकोश नामक ग्रंथ में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का उल्लेख आया है। वस्त्रों को सिलकर पहनने का चलन संभवतः कुषाण काल से ही शुरू हो गया था। ऋषि मुनि वृक्षों की छाल या चीते की खाल पहनते थे। रेशम को चीन से मंगवाया जाता था। अन्य उद्योगों में धातु, शिल्प, लोहा, तांबा, कांसा, बहुमूल्य पत्थर, पन्ना आदि के अलावा मणि, हीरा, पुखराज, नीलम के उद्योग भी काफी उन्नत थे। इतिहासकार मानते हैं कि इस काल में गांवों के अंदर ज्यादा भेद पनपने लगे। किसी के पास ज्यादा जमीन होती, किसी की जमीन ज्यादा उपजाऊ होती, किसी के पास जमीन पर काम करने के लिए ज्यादा लोग होते। नतीजा यह रहा कि गांव के समाजों में भेदभाव की सीमाएं ज्यादा प्रबल होने हो गई। पुराने समय से चली आ रही वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही अनेक जातियों की पहचाना जाने लगा। आप पिछली कक्षाओं में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। धर्म गुरुओं की मान्यता समाज में इसलिए बढ़ी क्योंकि वे अब लौकिक क्रियाकलापों के लिए धार्मिक वेदता प्रदान करने का काम करते। इसके एवज में अनेक राजाओं और सामंतों ने अपने इलाके में ब्राह्मणों को अनुदान मुक्त जमीन देना शुरू कर दिया। इसी दौरान उच्च परिवारों की कन्याओं की शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता था। उनकी शिक्षा में संगीत, गायन, वादन, नृत्य और चित्रकला इत्यादि सम्मिलित थे। उनको धार्मिक व दार्शनिक विवादों में बावड़ी का निर्माण कर भाग लेने का अवसर भी मिलता था। परमार शासक पूर्णपाल की विधवा बहन लाहिनी ने एक सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार और बह बहपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। याद रखना मित्रों, त्योहार
तथा उत्सव अत्यंत उत्साह के साथ आयोजित किए जाते थे। भीनमाल के जगत स्वामी के सूर्य मंदिर से प्राप्त अनेक अभिलेखों से इस विषय की जानकारी मिलती है। सुंदा माता अभिलेख जालौर में अक्षय तृतीया के त्योहारों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है मित्रों, इस काल में कृषि भूमि राजा की सामंती मानी जाती थी। राजा संपूर्ण राज्य का रक्षक था। इस दायित्व के बदले में उसे कर लगाने का अधिकार था। राजा किसी किसान की भूमि केवल कर न देने की स्थिति में ही छीन सकता था। प्रजा को अपनी भूमि बेचने, दान देने तथा ऋण के रूप में बंधक रखने का अधिकार था। राजकीय पदाधिकारियों को भी राज्य सेवा के बदले में वेतन न देकर भूमि दी जाती थी। वे इसके उपयोग में बहुत सीमा तक स्वतंत्र थे। वे अपनी भूमि का कुछ भाग दान के रूप में भी दे सकते थे। इसके लिए कभी कभी उन्हें राजा से आज्ञा लेनी पड़ती थी। राजा सर्वोच्च भूमिपति था तथा उसके अधीन अनेक भूमिपति थे। इस काल में जनजीवन में युद्ध का प्रमुख स्थान था। राज्य विस्तार के लिए राजा को युद्ध करना पड़ता था। राजा और राज्य के लिए राजधानी किले का अत्यंत महत्व था। राजधानी राजनीतिक और तथा सांस्कृतिक जीवन का केंद्र होती थी। सामान्यतः राजधानी एक ऐसे ऊंचे स्थान पर बनाई जाती थी जहां से चारों ओर दूर तक देखा जा सके और जहां पर प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो। इसके चारों तरफ पानी से भरी हुई खाई होती थी जिसके मगर जैसे हिंसक जलचर रहते थे। नगर में व्यापारियों के लिए बाजार व नागरिकों के रहने के लिए मकान होते थे। पर्याप्त जल के लिए झील, तालाब व कुओं की व्यवस्था रहती थी। जयानक की पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि अजमेर नगर चारों ओर से कांटेदार वृक्षों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। नगर मंदिरों और कई मंजिलों वाले मकानों, बावड़ियों, तालाबों आदि से सुशोभित था। नगरों में विभिन्न जातियों और व्यावसायिक श्रेणी के लिए अलग अलग खंडों की व्यवस्था की जाती थी। ब्राह्मण, सैनिक, स्वर्णकार, कुंभकार, नाई और श्रमिकों की अलग अलग बस्तियां थीं। कई नगरों का विकास राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से हुआ। इनकी प्रमुखता इनके यहाँ होने वाले कार्यों से बनती थी। राजधानी, जिला प्रशासनिक केंद्र, महासामंतों के कार्यालय व निवास स्थान नगरों में ही होते थे। इनमें कुछ नगरों व किलों के चारों ओर बाड़े बने हुए थे। चित्तौड़, अजमेर, नाडोल, जालौर, जैसलमेर, आहट, शेरगढ़ इत्यादि। जनता के रोजगार का प्रमुख साधन खेती ही थी। कृषि द्वारा मुख्यतः गेहूं, बाजरा, ज्वार, मोट, मूंग, तिल का उत्पादन होता था। उद्योगों में तेल, नमक, गुड़, शक्कर इत्यादि का उत्पादन मिश्रित था। यहाँ भी प्राकृतिक संपदा और खाने अत्यंत प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन आय का प्रमुख स्रोत था। सिंचाई के लिए शासक द्वारा किए गए उपायों की कई स्रोतों से जानकारी मिलती है। नीतिकार कामंदक ने लिखा है कि जिस देश में अच्छी फसलें होती हैं, जिसमें पर्याप्त खदानें हैं, जो वर्षा के पानी के लिए सिंचाई पर निर्भर नहीं है, वहां की जनता सुख एवं समृद्धि का जीवन व्यतीत करती है। सिंचाई का महत्व बहुत बढ़ गया था। रहट के द्वारा पानी खींचने का तरीका प्रचलित होने लगा। रहट के बारे में सीख पश्चिम एशिया से आई। भूस्वामी बांध, नहर व तालाब बनाने में अपना बड़प्पन समझने लगे। भू अनुदान पत्रकों में सिंचाई के साधनों का जिक्र होने लगा। पश्चिमी भारत तथा देश के अन्य भागों में कुओं से पानी निकालने के साथ कुएं और तालाब बनवाने की विविध विधियों का भी उल्लेख मिलता है। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ वापी शब्द का प्रयोग होता था, जिसका मतलब बावड़ी या सीढ़ी वाला कुआं हो सकता है। याद रखना, वापी। हर्षद माता के प्रख्यात मंदिर आबानेरी दौसा में के 8वीं सदी में देवी भवन के पास बनी चांद बावड़ी
चांद बावड़ी नामक आयताकार वापी आज भी जलोपयोग में आ रही है। अंदर सैकड़ों सीढ़ियां बनी हैं जिसके नीचे उतरकर जल तक पहुंचा जा सकता है। ये बाकायदा आप लोगों को दिया हुआ है चांद बावड़ी दौसा की आबानेरी। मंदिरों के समीप वापी निर्माण का कार्य प्रतिहार एवं चाहवान परमार काल में प्रचुरता से किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रख्यात सूर्य मंदिर वर्तमान में कालिका मंदिर 8वीं सदी के बाहर विशाल सूर्य कुंड तो मानमोरी नामक शासक के राज्यकाल में बना था। आहड़ उदयपुर में गोहिल युगीन मंदिरों के पास आयताकार कुंड गंगोद भेद कुंड के नाम से प्रख्यात है। याद रखना गंगोद भेद कुंड कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में है। यह कुंड इस कुंड से प्राप्त विक्रम संवत 1001 अर्थात सन 1058 के शिलालेख में भी कुंड के नाम से यही अंकित हैं। भूमि अनुदानों में यह दर्शाया गया है। लगभग 1000 से 1300 ईस्वी के बीच दक्षिण राजस्थान व उत्तरी भारत में भारी संख्या में वापियों का निर्माण हुआ। ये आप लोगों का मित्रों चैप्टर है। यहाँ पर कुछ शब्दावली है। तनख्वाह, वेतन, विविध विधि व्यवस्था, कानून पर आधारित प्रणाली, कार्य करने वाली प्रणाली, खलीफा, पैगंबर का उत्तराधिकारी, विनिमय, लेन देन, और पुर मतलब नगर। और ये आप लोगों के सामने मित्रों बाकायदा प्रश्न है, जैसे हिमालय प्रदेश से क्या मिलता था, पूर्वी प्रदेश से क्या मिलता था, दक्षिण बिहार से क्या प्राप्त होता था, और मैसूर से क्या प्राप्त होता था। सोना, तांबा, लोहा, अब्रक, हाथी, कस्तूरी, ये मैंने काफी हद तक टिक लगा दिए हैं। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, रेशम कहाँ से मंगवाया जाता था, राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था, पश्चिमी एशिया से कौन सा सिंचाई का साधन हमारे यहाँ प्रचलन में आया। ये सारे के सारे आप लोगों के सामने प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैंने लगभग दे दिए हैं। तो आप लोगों को इनको याद करना है मित्रों, इन्हीं में से ही लगभग प्रश्न उतर जाते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा, मैंने जो आप लोगों के सामने अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 7 का चैप्टर को रीड किया, और आप लोगों के जो रीड का एग्जाम है उनमें इनमें से 100% प्रश्न उतरते हैं मित्रों। तो जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रीड किया है, तो उस रीड को आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनने का प्रयास करें, जिससे आप लोगों को प्रश्न आप लोगों को मिलते रहें। इस साथ मैं विदा लेता हूं, और जल्द ही एक और नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूं। तथा साथ ही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। नमस्कार।